नमस्कार रीडर्स, सारांश बुक ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। आज की किताब का नाम है प्रिजनर ऑफ बर्थ। आज हम देखेंगे इसका रिव्यू और सारांश। आइए तो देखते हैं इसके रिव्यू में क्या है। यह एक कोर्ट रूम ड्रामा है। किताब की कहानी 25% जेल के अंदर, 25% जेल के बाहर और 50% कोर्ट रूम में घटित हुई है। इसे सच मत समझिएगा, यह एक काल्पनिक कथा है, पर कहीं न कहीं असलियत की छटाएं अपने आप में समेटे हुए है। कहानी इंग्लैंड की पार्श्वभूमि पर लिखी गई है। कहानी पढ़कर आप अच्छे से जान सकेंगे कि अदालतों में कामकाज किस तरह होता है, वकीलों की, सरकारी वकीलों की, जूरी की क्या भूमिकाएं होती है। कहानी में वर्णित बेलमार्श जेल कितनी कड़ी सुरक्षा वाला है, वहाँ के कैदी रोजमर्रा में कैसे जीवन जीते हैं, उनके अधिकार क्या क्या होते हैं। कहानी के सारे वकील बेहद होशियार है। स्विस बैंक के लोग भी बहुत होशियार बताए गए हैं, जो अपने ग्राहक को उम्दा कोटि की सर्विस देते हैं। कहानी वाले इंग्लैंड में कोई भी व्यवहार हो फर्म के जरिए ही होता है। वहाँ सबके लिए अपने अपने अधिकार है। वहाँ हर व्यक्ति नियम का कड़ाई से पालन करता है। ऑफ कोर्स अपवाद हर चीज का होता है। कुछ लोग नियम से परे काम करते हैं। अब बात करते हैं किताब की, तो किताब बहुत अच्छी तरह अनुवादित की गई है। लगता ही नहीं कि यह मूलतः अंग्रेजी में लिखी गई होगी। किताब के मूल भाव को बरकरार रखा गया है। किताब की प्रिंटिंग और भाषा दोनों ही बहुत अच्छी है। जब भी आप किताब पर मेहता पब्लिशिंग हाउस देखें, तब बिना कोई टेंशन लिए वह किताब आप पढ़ने के लिए उठा सकते हैं। कहानी के कुछ संवाद बहुत ही मजेदार है, जो विषय को हल्का फुल्का करने में मदद करते हैं। इस बढ़िया किताब के लेखक है जेफरी आर्चर। मराठी अनुवाद किया है लीना सोहनी इन्होंने। प्रकाशक है मेहता पब्लिशिंग हाउस। पृष्ठ संख्या है 592। उपलब्ध है अमेज़न और किंडल पर मराठी और अंग्रेजी में। कहानी हर एक पात्र के डिटेल के साथ लिखी गई है, जिससे वह आपको जीते जागते महसूस होंगे। कहानी इतनी अच्छी है कि यह हर वक्त आपको अपने से चिपकाए रखेगी। इसी अच्छे कथानक की वजह से हमें पता ही नहीं चला कि यह किताब लगभग 600 पृष्ठों की है। हम पढ़ते ही गए। आखिर में देखा तो किताब इतने सारे पृष्ठों की दिखी। लेखक के बारे में जानकारी किताब के शुरुआत में ही दी गई है। आप उनके परिचय को एक बार ज़रूर पढ़ें। उनके बारे में जानकारी चाहिए तो उनकी वेबसाइट का एड्रेस भी वहाँ दिया है। जब वह बिजनेस में दिवालिया हो गए थे, तो अपना कर्जा चुकाने के लिए उन्होंने नॉट अ पेनी मोर नॉट अ पेनी लेस यह नॉवल लिखा, जो एक ही साल में 17 देशों में बिक गया। यह नॉवल हिंदी में $1 मिलियन की हेराफेरी इस नाम से अनुवादित किया गया है। इसका सारांश भी हमारे यूट्यूब चैनल सारांश बुक ब्लॉग पर उपलब्ध है, उसे भी एक बार ज़रूर देखें। उनका यह दूसरा नॉवल पढ़कर आप उनके फ़ैन हो जाओगे। $1 मिलियन की हेराफेरी किताब पर अंग्रेजी में सीरियल भी बन चुकी है। प्रस्तुत किताब का नाम लेखक ने बहुत ही सोच समझ कर रखा है। इसका मतलब कि किसी इंसान को किसी गुनाह की वजह से सजा न मिलना, बल्कि जन्म से उसके साथ जो विषमताएं जुड़ जाती है, उसकी वजह से उसको हर कदम पर समाज की तरफ से तकलीफ मिलना। यह बात इस कहानी के नायक पर 100% लागू होती है, क्योंकि वह गरीब बस्ती में रहने वाला एक अनपढ़ और छोटे तबके का आदमी है। उसके खिलाफ गवाही देने वाले चारों उच्चभ्रू परिवार से ताल्लुक रखते हैं। कहानी का नायक बेकसूर होते हुए भी समाज उसकी बात न मानते हुए उन 4 लोगों की बात को तवज्जो देता है, जिस कारण बेचारा आजीवन कारावास की सजा पाता है। इन सारे वाक्यों के दौरान उसकी प्रेयसी और उसका वकील उसके साथ खड़े रहते हैं, क्योंकि उनका पूरा यकीन है कि वह बेकसूर है। एक अजब ही परिस्थिति में वह बाहर आता है, ताकि वह खुद को निरपराध साबित करके गुनाहगारों के असली चेहरे अदालत के सामने ला सके। आइए इसी के साथ देखते हैं इसका सारांश। यह कहानी शुरू होती है एक बार से, जहां बेथ, डेनी और उसका भाई बर्नी सेलिब्रेशन करने जाते हैं। अब आप सोचेंगे कि किस बात का सेलिब्रेशन? तो उस दिन डेनी ने बेथ को शादी के लिए प्रपोज किया होता है। बर्नी और डेनी बचपन से ही जिगरी दोस्त थे और बर्नी के पिता के गैराज में दोनों मैकेनिक का काम करते हैं। बर्नी के पिताजी उनके बाद उनका गैराज डेनी के नाम करने वाले हैं। अब बार में जब यह अपने सेलिब्रेशन में मगन रहते हैं, तभी उनके बाजू में बैठे 4 लोग बेथ पर गंदे कमेंट करने शुरू करते हैं, जो लगातार होते ही रहते हैं। झगड़ा होने की आशंका पाकर डेनी और बेथ बर्नी को साथ में लेकर बार के पिछले वाले रास्ते से बाहर जाते हैं। बाहर जाकर गली में बर्नी का खून हो जाता है। डेनी पर अपने मित्र के खून का इल्जाम लगता है और गवाही देने वाले वही 4 लोग हैं जो
जो बेत पर तंज कस रहे थे। उसमें से एक है प्रसिद्ध वकील स्पेंसर क्रेग, लोकप्रिय अभिनेता लॉरेंस डेवेनपोर्ट, एक उच्चकुलीन प्रतिष्ठित व्यक्ति टोबी मोर्टिमर, प्रसिद्ध फर्म का पार्टनर जेराल्ड पेन। यह एक छुपे समिति के मेंबर है जिसका ब्रीद वाक्य है, एक के लिए सब, सब के लिए एक। अब क्योंकि उन्होंने क्रेग को बर्नी का खून करते देखा था, फिर भी वह अपनी इस शपथ के चलते स्पेंसर क्रेग का साथ देते हैं। खुद बर्नी ने मरते वक्त बेथ को स्पेंसर क्रेग का नाम बताया था। चूंकि बेथ खून होते वक्त वहां मौजूद नहीं थी, फिर भी वह बर्नी के आखिरी शब्दों पर भरोसा करके क्रेग का नाम अदालत में सबको बताती है। फिर भी उस पर कोई यकीन नहीं करता है और डेनी को आजीवन कारावास की सजा हो जाती है। बेथ कुछ देर के लिए हिम्मत हार जाती है। उसके बाद डेनी के आज़ादी के लिए वह अलग अलग न्यायालयों में दस्तक देती है। स्पेंसर क्रेग इतनी आसानी से इसलिए बच जाता है क्योंकि वह एक शातिर वकील है, पुलिस और अदालत की कार्यवाही को बहुत अच्छे से जानता है। प्लस उसके तीनों दोस्त उसकी तरफ से गवाही देते हैं। मौका वारदात से उसका घर कुछ ही दूरी पर है, जिससे उसको खून करने के बाद कपड़े बदल कर आने का मौका भी मिल जाता है। इस काम में वह बार के मालिक और इन्वेस्टिगेशन पुलिस ऑफिसर को अपने साथ मिला लेता है। अब इधर डेनी की कहानी शुरू होती है। उसकी रवानगी ऐसी कड़ी सुरक्षा वाली जेल में होती है जहां से आज तक कोई भी कैदी भाग नहीं सका। उसको ऐसे दो लोगों के साथ रखा जाता है, जहां एक पढ़ा लिखा आर्मी ऑफिसर है जो हमेशा अपनी डायरी में रोजमर्रा की बातें पूरी तफसील के साथ लिखा करता है, जिसके पास वंश परंपरागत सर का खिताब है। दूसरा जो शरीर से बहुत ही भारी भरकम है, जो हमेशा सोता रहता है। आर्मी अफसर का नाम निकोलस यानी निक है, जो जेल की लाइब्रेरी में ग्रंथपाल है। डेनी की इनके साथ गाढ़ी मित्रता हो जाती है। निक डेनी को पढ़ा लिखा कर एक अनपढ़ गवार से जेंटलमैन में तब्दील कर देता है। डेनी जब निक जैसी हेयर स्टाइल बनाता है तब डेनी को ही बहुत सारे लोग निक समझ लेते हैं। वे दोनों एक जैसे ही दिखते हैं। निक को सिर्फ उसके गले में लटकने वाली चाबी की वजह से ही पहचाना जा सकता है, जो उसे उसके दादाजी ने दी है, जो एक जमाने में बड़े ही अमीर व्यक्ति हुआ करते थे, जिनका स्विस बैंक में अकाउंट था, जिनका पोस्टाम का संग्रह दुनिया भर में अव्वल नंबर पर है, जिसकी कीमत करोड़ों में है। उसी संग्रह की यह चाबी है। बेथ की अपनी कोशिशें चल रही है। वह बीच बीच में डेनी से मिलने भी आती रहती है। केस के ही चक्कर में चार गवाहों में से एक टोबी मोर्टिमर इनके ही जेल में आता है। उसे नशा करने की आदत है। उसी के मुंह से डेनी का जेल का मित्र क्रेग के खिलाफ बयान रिकॉर्ड कर लेता है। इसके कुछ ही दिनों में नशे के अभाव में टोबी की मौत हो जाती है। इसी रिकॉर्डेड टेप को हासिल करने के लिए स्पेंसर क्रेग जेल के ही एक खतरनाक कैदी को काम में लगाता है। अब चूंकि डेनी और निक एक जैसे ही दिखते हैं, वह गलती से डेनी की जगह निक का खून कर देता है। अब आप यह पढ़कर जानिए कि यह परिस्थितियाँ कैसे बनती है। निक के गले की चेन और चाबी कहाँ रहती है, जिसे वह अपने से कभी अलग नहीं करता, जो निक की पहचान है। निक अब कुछ ही दिनों में रिहा होने वाला रहता है। डेनी निक की जगह लेकर बाहर आ जाता है। अब डेनी वही चीजें करता है जो निक करने वाला होता है, क्योंकि अब डेनी ही निक है। निक के चाचा ने निक की सारी संपत्ति धोखे से हड़प ली है। अब डेनी को निक की यह लड़ाई भी लड़नी है और अपनी भी। डेनी को अपनी लड़ाई लड़ने के लिए पैसों की जरूरत है। वह निक के हक की लड़ाई निक के ही वकील के साथ मिलकर जीत लेता है। परिणाम निक के दादाजी की करोड़ों की संपत्ति उसे मिल जाती है। कहानी का यह पार्ट लेखक ने बहुत अच्छी तरह गढ़ा है। अब डेनी अपने दुश्मनों की तरफ मुड़ता है। वह लॉरेंस डेवेनपोर्ट और जेराल्ड पेन को तो अच्छा सबक सिखाता है। उसके लिए वह क्या क्या चालें चलता है, किस तरह चक्रव्यूह रचता है, यह आप जरूर पढ़ें। लेकिन वह स्पेंसर क्रेग का कुछ भी बिगाड़ नहीं पाता। क्रेग डेनी को पहचान जाता है और पुलिस को उसकी असलियत बता देता है। एक बार फिर पुलिस डेनी को फरार होने के केस में गिरफ्तार करती है और फिर से शुरू होता है अदालती ड्रामा। अब आप ही पढ़कर जानिए, डेनी और बेथ को न्याय मिलता है कि नहीं, वह तीनों अपना गुनाह कबूल करते हैं कि नहीं, क्रेग की असलियत सबके सामने आती है कि नहीं। कहानी सचमुच बहुत अच्छी है। आप इसे ज़रूर पढ़िए। तब तक पढ़ते रहिए, खुशहाल रहिए। मिलते हैं और एक नई किताब के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।